देखो कुछ कुछ थ्योरी काम का जो है, पहला है गैप। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। गैप क्या होता है? गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। माने कुछ ऐसे अकाउंटिंग रूल्स है जो जनरली सबको एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर दोज कन्वेंशंस या रूल्स या प्रोसीड्योर्स जो लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, मतलब उससे कोई डिसएग्री नहीं करता। जैसे कोई चीज को मेजर करने का तरीका, जैसे कोई चीज का डिस्क्लोजर्स, ये सब दुनिया में सब कोई सेम वे में ही करता है, सबका अलग अलग नहीं है। जनरली जो सबको एक्सेप्टेबल है, ऐसे कुछ रूल्स, कन्वेंशंस या प्रोसीड्यूर, आई रिपीट, जनरली जो सबको एक्सेप्टेड है, ऐसे कुछ रूल्स, प्रोसीड्यूर या कन्वेंशंस को बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, गैप। ठीक है सर, दुनिया में ऐसे कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रोसीड्यूर या कन्वेंशंस है? तो देखो पहले बताया कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन जो सबको एक्सेप्टेबल है। पहला बोला अकाउंटिंग एंटिटी। ये क्या बोलना चाहता है सर? ये बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस और मालिक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ओनर बिजनेस को कुछ भी देगा या बिजनेस ओनर से कुछ भी लेगा, दोनों ही केस में उसका रिकॉर्डिंग करना है। मतलब कैपिटल हो या ड्राइंग, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग अकाउंट्स में। हाँ। यही बात ये प्रिंसिपल बोला कि बिजनेस को सेपरेट यूनिट की तरह मेजर करना चाहिए। सर यानी आप सेपरेट लीगल एंटिटी का बात कर रहे हैं? लग रहा है कि हम सेपरेट नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे लीगल वर्ड यूज ही नहीं किया। वो सिर्फ कंपनी के केस में होता है बेटा। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। बट अकाउंट्स बोल रहा है दोनों के बीच में कोई भी लेन देन हो तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस को सेपरेट आइडेंटिटी मानते हैं। सेपरेट एंटिटी या सेपरेट आइडेंटिटी मानते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं बोला, सिर्फ सेपरेट, हाँ सिर्फ सेपरेट आइडेंटिटी बोला। मतलब इन द आइज ऑफ लॉ दोनों एक ही होगा, लेकिन इन द आइज ऑफ अकाउंट्स दोनों अलग है। बोलना ये चाहता है कि दोनों को अलग मानो ताकि कोई एक दूसरे को कुछ दे तो उसको रिकॉर्ड कर सको। वरना तुम बोलोगे हम ही तो बिजनेस है और बिजनेस ही तो हम है, तो फिर एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन को क्या रिकॉर्ड करना? फिर तो स्टॉक मिसमैच, कैश मिसमैच, सब मिसमैच नहीं हो जाएगा। तुम बिजनेस से 15,000 रुपए कैश विड्रॉ किए, तुम बोल रहे हो इसको क्या एंट्री करना है? दोनों हम और बिजनेस तो एक ही इंसान है, तो तुम्हारा एक्चुअल में फिजिकली कैश तो कम हो गया, लेकिन क्या एंट्री पास नहीं किया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश कम हुआ? नहीं हुआ। तो तुम्हारा फिजिकली कैश बता रहा है तेरे पास 1.5 लाख कैश है, अकाउंट बता रहा है 1,65,000 है, तो 15,000 का ड्राइंग अकाउंट्स में आया ही नहीं। सिमिलरली ओनर अगर गुड्स लेके घर गए, तुम परचेज से कम नहीं करोगे, अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे उसको, तो परचेज में तो उतना ही स्टॉक दिखाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो, लेकिन फिजिकली स्टॉक तो कम हो गया। इसीलिए बिजनेस और ओनर को सेपरेट आइडेंटिटी मान के एंट्री करना चाहिए। यही बात बोलता है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। एग्जाम में सर क्या लिखेंगे? अगर इस पे शॉर्ट नोट आ गया तो बेटा 2-3 लाइन में तो ये मीनिंग लिखोगे और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दोगे कि अगर बिजनेस ओनर को कुछ दे रहा है यानी कैपिटल के रूप में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, सेपरेट रिकॉर्ड केप्ट नहीं होगा तो बहुत सारा मिसमैच आ जाएगा, वो ज्ञानबाजी देना। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है मनी मेजरमेंट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग गैप का कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। हम लोग गैप का कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से कन्वेंशन एंड कंसेप्शंस है जो पूरे दुनिया जिस पे एग्री करती है। तो नंबर 2 है मनी मेजरमेंट। सर अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल हो। फीलिंग्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं। मनी के टर्म्स में जो चीज कैलकुलेटिव है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हो। ये बात सेकंड इंपॉर्टेंट। तो ये दुनिया सभी एग्री करते हैं इस पे तो, कि जो चीज ओनली दो ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है
सबसे बड़ा बात तो क्या प्रॉब्लम है इसके हर चीज का अकाउंटिंग मनी वैल्यू निकालो पहले। दूसरा बात सर, बहुत सारा चीज को ये कंसेप्ट इग्नोर करता है, इसीलिए तुम देखोगे फॉरेन में ना बेटा, फॉरेन में एम्प्लॉइज को एसेट माना जाता है, लेकिन इंडिया क्या बोलता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, आदमी का मनी वैल्यू कैसे निकाले, मेरा एम्प्लॉय का मनी वैल्यू कितना ही हम कोई निकाल नहीं सकते। तो इसलिए इंडिया में एम्प्लॉय को तुम कभी देखते हो क्या फिक्स एसेट में लिखते हुए? नहीं। लेकिन फॉरेन में लिखते हैं। तो इंडिया मानता है कि उसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। तो इस कंसेप्ट की कुछ अच्छी बात भी है, कुछ बुरी बात भी है। अच्छा बात ये है कि ये एक्चुअल में कैलकुलेशन का बात कर रहा है, बुरा बात ये है कि बहुत सारे वाइटल इंपॉर्टेंट फैक्टर को ये इग्नोर कर देते हैं, जैसे एम्प्लॉइज बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन ये बोलते हैं उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड मत करो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एक और नेगेटिव बात क्या हो रहा है बेटा, ये क्वांटिटी का बात करता है, क्वालिटी का नहीं। क्वांटिटी का बात करता है लेकिन क्वालिटी का नहीं करता। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। हम ये मान के कोई चीज का एंट्री करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, बिजनेस तुरंत बंद होने वाला नहीं है। सर ये बात क्यों बोलना चाह रहे हैं? देखो बेटा जी, अगर एक दुनिया में एक आदमी होता है जो कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं, उसके लिए तुम मशीन खरीद के लाओ या मशीन रेंट पे लो, उसके लिए वो खर्चा ही है, क्योंकि पैसा जाना मतलब उसके लिए एक्सपेंडिचर। लेकिन जो तुम अकाउंट जानते हो, तुम क्या बोलते हो, सर मशीन खरीदे हैं तो उसको एज एन एक्सपेंडिचर नहीं, एज एन एसेट रिकॉर्ड करो, हाँ कि ना? हाँ। और अगर मशीन भाड़ा पे लियो तो उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, क्योंकि तुम मान रहे हो मशीन खरीदे और बिजनेस तुरंत बंद होने वाला नहीं है, तो ये मशीन 5 साल 10 साल 8 साल 15 साल यूज होगा, तो तुम बोलते हो उसको एसेट की तरह लिखो। लेकिन रेंट क्योंकि हर साल देना पड़ेगा तभी एसेट यूज करने मिलेगा, तो उसको एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। बट एक कॉमन आदमी के लिए पैसा जाना मतलब खर्चा होता है, अब वो कैसे जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम बोलते हो नहीं, हम मानेंगे कि अकाउंट गोइंग कंसर्न है, इसीलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं और वो एसेट को कंटिन्यू लिखते रहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक यूज आने वाला है। ठीक बात? हाँ। तो ये बात के लिए बिजनेस को गोइंग कंसर्न मानते हैं। इसका फायदा क्या होता है सर? इससे बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक रहता है, हम मार्केट को ठीक से एनालाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मेरा मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छा रहता है, तो ये इसका फायदा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। सर अकाउंट्स को 12 महीना के हिसाब से बनाना चाहिए। कोई अगर बोले हम 11 महीना का अकाउंट बनाए, कोई बोले हम 8 महीना का, कोई बोले हम 15 महीना का, तुम क्या बोलोगे? ये गलत तरीका है। अकाउंट्स को 12 मंथ के हिसाब से बनाना चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम सोल प्रोप्राइटर हो, तो तुम जनवरी टू दिसंबर भी 12 महीना मान के बना सकते हो, और अप्रैल टू मार्च भी, जुलाई टू जून भी, वो तुम्हारे ऊपर है। सर ऐसा भी होता है? हाँ, सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं मतलब अप्रैल टू मार्च ठीक है, जनवरी टू दिसंबर ठीक है, ये भी होता है जुलाई टू जून? ये अरे करता नहीं है कोई एक्चुअली में सर, लेकिन अलाउड है, 12 महीना होना चाहिए। तुम अपने एक अकाउंटिंग पीरियड फिक्स करो और उसी पे कंसिस्टेंट रहो, हर बार बदलो मत। अरे अगर हम कोई महीना बोलेंगे इस साल हम 11 महीना का अकाउंट बनाएंगे, अगला साल हम बोला हम 13 महीना का अकाउंट बनाएंगे, उसका अगला साल हम बोला हम 8 महीना का अकाउंट बनाएंगे, उसके अगले साल हम बोला 15 महीने का अकाउंट बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। हर बार आपका प्रॉफिट तो फिर उठ पटांग आएगा, 8 महीने के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और आएगा, 15 महीने के हिसाब से जब बनाएंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा, और तुम बोलोगे देखा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अरे क्या बढ़ गया? 8 महीना में तुम अगर 80,000 कमाए और 15 महीने में अगर तुम 1.5 लाख कमाए, तो हिसाब से तो तुम सेम ही कमाए हो, पर तुम्हारा फिगरिंग में क्या दिखेगा? वो 80,000 से 1.5 लाख हो गया। पर महीना तो 10,000 ही कमाई हुआ ना। फिर 80,000 को 8 महीने से डिवाइड करके इंटू 12 करो, 1,20,000 आएगा। 1.5 लाख को 15 महीने से डिवाइड करके इंटू 12 करो, 1,20,000 आएगा। तो लॉजिकली तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड अगर सेम रहेगा हर बार, अब भले वो जनवरी टू दिसंबर ही करो तुम, लेकिन हर साल जैन टू दिसंबर कर रहे हो, तो बेटा जी आपका प्रॉफिट सही वे में आप कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक बात है ना? अब अगर हम पूरा 12 महीने अकाउंट बनाता और मेरा 80,000 प्रॉफिट आता,
और अगली बार भी पूरा 12 महीना का अकाउंट बनाता और मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख आता, तब हम ठीक बोलते मेरा प्रॉफिट बढ़े। तो तुम्हारा पीरियड में ना यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ताकि तुम खर्चों को और कमाई को ठीक से मैच कर पाओ और कंपैरिजन कर पाओ। बात क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग कन्वेंशंस पढ़े। हम लोग क्या पढ़े ठीक से गौर करो। हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े। अब अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? अब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो कितने कन्वेंशंस है या कंसेप्ट्स है? एक है अकाउंटिंग पीरियड, 2 नंबर गोइंग कंसर्न और 3 नंबर अकाउंटिंग एंटिटी। 3 ही बेसिक एजम्पशन है बेटा, 3 ही बेसिक एजम्पशन है। अगर एग्जाम में पूछ गया ना राइट द एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब सुन लो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। तुमको पूछेगा राइट द अकाउंटिंग एजम्पशंस, तुम 3 लिखोगे, सिंगल एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नंबर 2 पे लिखोगे गोइंग कंसर्न और नंबर 3 पे लिखोगे अकाउंटिंग पीरियड का कंसिस्टेंसी। बात क्लियर? तो एक क्वेश्चन पढ़े अब तक केवल एजम्पशन। अब दूसरा क्वेश्चन पे प्रिंसिपल्स पूछेगा तो क्या क्या लिख के आओगे? नंबर 1 लिख के आओगे डुअलिटी, यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जिसको तुम लोग बोलते हो। अकाउंट्स को ऑलवेज डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करना चाहिए। ठीक बात? तो डबल एंट्री सिस्टम तुम्हारा पहला प्रिंसिपल है, याद कर लेना ये प्रिंसिपल है। और वो तीनों एजम्पशन थे। एग्जाम में क्या आता है ना, स्टूडेंट को ये सब एक ही जैसे लगते हैं भाई भाई, तो किसी को भी किसी में लिख के आ जाते हैं और टीचर नंबर काट देता है। तो 3 ही एजम्पशन है, मतलब 3 ही है, चौथा नहीं हो सकता। वैसे ही पहला प्रिंसिपल पढ़े डुअलिटी, यानी डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम? कोई भी चीज को जब तुम अकाउंटिंग करोगे, अगर कुछ डेबिट होगा तो एट द सेम टाइम कुछ क्रेडिट भी होना पड़ेगा। यही है डबल एंट्री। अगर हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है ना, तो रेंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी होगा। सिर्फ डेबिट नहीं हो सकता, सिर्फ क्रेडिट नहीं हो सकता। इसी कंसेप्ट से निकल कर आया अकाउंटिंग इक्वेशन। पढ़े थे ना चैप्टर बचपन में 11 के, तुम्हारे बचपन में नहीं, 11 के बचपन के। क्या पढ़े थे? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑलवेज मैच होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना इक्वेशन, मैथ्स में पढ़ते हो ना RHS इक्वल टू LHS, यहाँ पर अकाउंटिंग में वही इक्वेशन है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होना चाहिए। ये लोग गलत लिखा है एक्चुअली, सॉरी, आपको ये लिखना चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होना चाहिए। ये इक्वेशन तुमको ऑलवेज मैच कराना पड़ेगा। जैसे बेटा जब देखो तुम रेंट दिए, देखना मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा। हम रेंट दिया 10,000, ठीक है, मान ले मेरा पहले हम कैश लाया बिजनेस में, मान लो एक बार एंट्री लेते हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपया, तो हम क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो हुआ ना, कुछ डेबिट वाला कुछ क्रेडिट भी हुआ। अब हम इसका इक्वेशन बनाएगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है? सर मेरा इक्वेशन ऑलवेज होना चाहिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो देख लो तुम, जब तुम कैपिटल लाए तो कैपिटल बढ़ा 1 लाख से, लायबिलिटी में 0 चेंज, एसेट में कैश आया ना 1 लाख। देखो मैच हो रहा है कि नहीं? बोथ साइड, दोनों साइड में 1-1 लाख मैच हो रहा है। सिमिलरली अब हम तुरंत बोलते हैं रेंट दिया 15,000, तो रेंट टू कैश, सर कैश कम हुआ है 15,000 आपका, और उधर में रेंट एक एक्सपेंडिचर है ना बेटा, एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट में आता है, नेट प्रॉफिट को कम करता है, और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली जाके कहाँ ऐड हो जाता है? कैपिटल में, है ना? मान लो यहाँ मेरा कोई प्रॉफिट है नहीं, तो रेंट मेरा एक एक्सपेंडिचर है नहीं, लॉस हो गया, लॉस कैपिटल को कम कर देता है। तो देखो यहाँ भी 15,000 माइनस ही हो रहा है। देखो फिर बोथ साइड मैच होगी, दोनों तरफ 15-15 नेगेटिव है, यानी अल्टीमेटली कैश भी 85,000 हो गया, कैपिटल भी 85,000 हो गया, लायबिलिटी 0 है।
ठीक बात। मान लो एक बार और बोलते हैं हम मशीन उधार में लाया 20,000 का, तो मशीन किधर ऐड होगा? एसेट में। मशीन एसेट में ऐड होगा ना, तो यहाँ प्लस 20,000 होगा। उधार में लाया तो उधर लायबिलिटी बढ़ गया 20,000 से। तो अल्टीमेटली देख लो फिर इक्वेशन मैच हो गया। इधर हो गया 1,05,000, इधर हो गया 85,000, तो कैपिटल हाई प्लस 20,000 का लायबिलिटी भी हो गया, फिर बोथ साइड इक्वल हो गए। ठीक बात। हाँ। तो यही बात तुमको ये वाला अकाउंटिंग इक्वेशन, ये डबल एंट्री कंसेप्ट समझाता है। तो पहला प्रिंसिपल है कि अकाउंट में सब कुछ डबल एंट्री होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है अकाउंट में हर चीज का एविडेंस होना चाहिए, मतलब बिना डॉक्यूमेंट के कभी कोई ट्रांजेक्शन मत एंट्री करो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। सर एक बात समझाइए, हम बड़ा बड़ा जब मशीन गुड्स लेकर आता है ना, तब तो हमको सामने वाला पार्टी बिल देता है, तो उसका तो डबल एंट्री हो जाता है। लेकिन सर जी अब हम नीचे चाय वाला दुकान से चाय मंगवाए, वो कोई बिल थोड़ी ना देता है, तो उसका एविडेंस कैसे रखें? मन में आएगा ये बात? बेटा जी बहुत सिंपल तरीका, बिजनेस क्या करता है, कैश मेमो या कैश बुक बना के रखता है, कैश वाउचर, और उस वाउचर में एंट्री करा के महीना का एंड में उस चाय वाला से साइन करा ली। सर एक ही बार मंगाए तो कोई बात नहीं, एक बार मंगाया तो तुरंत वाउचर बना के उसको पेमेंट देते वक्त साइन लेके रख लेगा, क्योंकि बिजनेस में हर चीज का एक एविडेंस होना चाहिए। तो सामने वाला अगर बिल दे रहा है तब तो बढ़िया बात, सामने वाला अगर बिल नहीं दे तो खुद एक वाउचर बना के उससे एंट्री करवा लो, बट करवा के रखो एविडेंस। विदाउट एविडेंस अकाउंट में कोई भी चीज का एंट्री नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब तक दो प्रिंसिपल पढ़े हैं, डुअल एंट्री कंसेप्ट और किसी भी चीज का एविडेंस होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेटा लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब को जिस दिन बाई किए थे उस दिन का ही तो रेट पे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। उनका अगर मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होता है तो अपने एसेट का वैल्यू चेंज थोड़ी करते रहते हैं। सर करते हैं ना रिवैल्यूएशन, लेकिन बेटा वो हर समय नहीं होता। नया पार्टनर ज्वाइन करे तब होता है, या कोई 5-10 साल में तुम एक बार कर लिए। बट सर इन सब चीजों का वैल्यू तो हर महीना बदलता होगा, हर साल बदलता होगा, तो हम उसके हिसाब से बदलते नहीं हैं। हम स्टेबल प्राइस रखने के लिए एसेट्स को ऑलवेज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये बात इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता। इन्वेंट्री में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, मतलब इन्वेंट्री को मार्केट के हिसाब से चेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को मार्केट के हिसाब से चेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अप डाउन हो जाए तो उसको मार्केट के हिसाब से चेंज करते हैं। लेकिन एसेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स का बात कर रहे हैं, उनको नहीं करते। उनको हमेशा स्टेबल प्राइस रखने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए अब तक, डबल एंट्री, एविडेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सर ये वाला बोलता है कि जब भी कोई कमाई आए, रेवेन्यू मतलब कमाई होता है सर, रेवेन्यू मतलब कमाई है, सेल्स भी होती है। प्रॉफिट का बात नहीं की, हम सेल का बात किया। सेल को कब रिकॉर्ड करना चाहिए बेटा? वेरी गुड। या फिर जब आप श्योर हो कि ये सेल हुआ तभी। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारा ऐसा जगह भी है जहाँ रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब रियलाइज हो जाए, और बहुत सारा जगह हम लोग उधार में भी रिकॉर्ड करते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं। आपका एक प्रोग्राम था, आप हमको बोले थे सर 7 रात आपको गाना गाना हमारे प्रोग्राम में, 7 नाइट का कंसर्ट है। हम जिस नाइट गाना गाते जाएं उस नाइट का हमको कमाई बुक कर लेना चाहिए, 7 नाइट का एक साथ नहीं, भले ही पैसा मिल गया हो भले नहीं मिला हो। क्यों सर? आपका तो कॉन्ट्रैक्ट 7 नाइट का हुआ है, क्या पता बेटा 4th नाइट के बाद मेरा गला खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गया, हम नहीं गा पाए, हमको तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम पहले से कमाई बुक कर लें और बाद में पैसा नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉल्स प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, है ना। तो रूल ये बोलता है कि जहां पे आपको लगता है कि रेवेन्यू अप डाउन हो सकता है, वहां जब रियलाइज हो तब बुक करो, मतलब जब काम हो जाए तब। लेकिन नॉर्मली आप अगर माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, वहां आप सेल के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये बात रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलते हैं। अगला प्रिंसिपल है एक्रूअल और मैचिंग कंसेप्ट। हमेशा अकाउंट पे एक्रूअल बेसिस पे एंट्री करो।
करंट ईयर का इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंस से कंपेयर करना चाहिए। ये बात आप एनटीओ में सीखे हो। हम लोग पुराने कोई ईयर का होता है या अगले ईयर का होता है हटा लेते हैं ना, इसीलिए तो हटा लेते हैं, क्योंकि हमको करंट ईयर का। देखो बेटा सीधा लॉजिक है ना, इस साल मेरे को 10 लाख का कमाई हुआ, इसी साल मेरा 8 लाख का खर्चा भी हुआ और 2 लाख का खर्चा हम अगले साल का अभी दे दिए, तो हिसाब से तो मेरा 10 लाख का खर्चा हुआ है। लेकिन इसमें से करंट ईयर का केवल 8 लाख ही है ना, 2 लाख दे दिए वो अलग बात है, वो हमसे मांगा, हम अगले साल का पैसा अभी दे दिए, लेकिन एक्चुअल में इस ईयर का तो 8 ही लाख है। तो मेरे को तो बोलना चाहिए ना 10 लाख कमाए, 8 लाख खर्चा किए, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट अगर पूरा 10 लाख को हम करंट ईयर का खर्चा मान लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 10 लाख कमाए, 10 लाख खर्चा हुआ, 0 प्रॉफिट हुआ। तो ये रॉन्ग बात हो गया सर। ये 2 लाख तो अगले साल का खर्चा था, वो मांगा आप दे दिए, वो आपका और उस पार्टी का डील है, बट आप उसको करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में बुक मत करो। यही बात तुमको एक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं कि जो चीज करंट ईयर को बिलोंग करता है सिर्फ उसी को उस ईयर में रिकॉर्ड करो। ठीक है। अगला प्रिंसिपल बोलता है फुल डिस्क्लोजर। हर बात का पूरा डिटेल में डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो भी मटेरियल या सिग्निफिकेंट आइटम है, मटेरियल का मतलब वो फिजिकल रॉ मटेरियल नहीं, या मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, तो कोई भी अगर सिग्निफिकेंट आइटम है उसको फुल्ली डिस्क्लोज करो, मतलब उसको अदर हेड में डाल के मत डाल दो, उसका नाम अलग से दिखाओ पीएल में। बेटा जी मेरा रेंट का ना 1000-2000 का ही खर्च है, उसको अदर में डाल दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रेंट का 50,000 का खर्च है सर, उसको अदर में मत डालिए, अलग से पीएल में रेंट का हेड क्रिएट कीजिए। बात क्लियर है? तो ये बात ये प्रिंसिपल बोलते हैं। एक और बात, यही प्रिंसिपल का एक छोटा भाई है मटेरियलिटी, यही वही सेम बात कर रहा है कि जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिग्निफिकेंट है ना, उस पर पहले फोकस करो। अगर सिग्निफिकेंट है तो उस पर पहले फोकस करो। मान लो मेरे गोडाउन में ना मेरे 1 लाख का बिल नहीं मिल रहा और एक 3,000 का बिल नहीं मिल रहा, हम पहले किसको ढूंढने में ध्यान दें? 1 लाख। हाँ, तो बिजनेस में ना पेन पेंसिल रबड़ इनका खर्चा होता है, बट ये सब छोटा मोटा आइटम है, लेकिन रॉ मटेरियल बहुत बड़ा आइटम है, एसेट बहुत बड़ा आइटम है। तो ज्यादा ध्यान वो मशीन रॉ मटेरियल उन पे दो। पेन पेंसिल का खर्चा बढ़ गया, इस बात पे ध्यान मत दो मतलब क्या होगा। 3,000 रुपया का पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर स्टेशनरी आइटम आता था सर, 20% से खर्चा बढ़ गया। लगता बहुत है 20%, अरे कितना होगा 3,000 का 20%? 600 रुपया। क्या हो गया? 3,600 का खर्चा हो गया। लेकिन सर जी रॉ मटेरियल ना आता ही था 10 लाख का और वो 10% से बढ़ गया। अरे सर सीधा 1 लाख बढ़ गया आपको, बहुत बड़ा बात है सर, इस पे ध्यान दीजिए। 600 रुपया बढ़ने पे फोकस मत कीजिए, भले ये 20% दिख रहा है, लेकिन ये उतना मटेरियल नहीं, इससे आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन रॉ मटेरियल अगर 1 लाख रुपया महंगा हो जाए बहुत इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। अगला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। तुम कोई भी रूल अप्लाई करते हो ना, उसको लगातार हर साल सेम अप्लाई करो। जैसे इस साल हम डेप्री का स्ट्रेट लाइन मेथड रखा, अगला साल फिर डब्ल्यूडीबी कर दिया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर एसएलएम कर दिया। इस साल 10% रखा था, अगले साल 15% कर दिया, फिर अगले साल 8% कर दिया। सर बार बार मत बदलिए, कंसिस्टेंट रहिए, एक लॉन्ग पीरियड तक कंसिस्टेंट रहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ था, ये मेथड ठीक नहीं था, तब चेंज कीजिए। लेकिन हर साल बार बार चेंज मत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हुआ। आखिरी 2-3 छोटे छोटे प्रिंसिपल है। प्रूडेंस, प्रूडेंस को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं? सब बी प्रिपेयर फॉर द रिस्क। अगर आपको लग रहा है कोई लॉसेस हो सकता है फ्यूचर में, उसको अभी रिकॉग्नाइज करो, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई एंटीसिपेटेड गेन हो सकता है, उसको अभी रिकॉर्ड मत करो, जब होगा तब रिकॉर्ड करो। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रिंसिपल है, हम इसको अपने लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क, रिस्क के लिए प्रिपेयर हो। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस। लास्ट 2 कंसेप्ट हो रहे।
एक है टाइमलीनेस, तो ये फालतू बात कहता है, बोलता है कि जो चीज जब हो तब उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब टाइमिंग ठीक रखो। आज हुआ 10 दिन बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये फालतू प्रिंसिपल है, लेकिन ये बहुत काम है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब होता है सिचुएशन और फॉर्म का मतलब होता है रूल। अगर रूल अलग बात कर रहा है और सिचुएशन अलग बात कर रहा है, किसको फॉलो करें? सिचुएशन। एग्जैक्टली। हर बार लॉ को या रूल को या फॉर्मेट को इंपॉर्टेंस मत दो, सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दो। ये बात ये बोलता है। एग्जाम्पल देते हैं। जनरली जब हम मशीन खरीदते हैं, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर सकता है? ओनर ऑफ द मशीन। लेकिन अगर हम ईएमआई पे मशीन लाते हैं तो जब तक हम लास्ट ईएमआई नहीं दे दें तब तक तो हम ओनर नहीं बन सकते। नहीं। तो फिर हम हर ईयर क्या करें? हम डेप्री नहीं क्लेम करें। तो एज पर रूल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल बोलता है ओनर डेप्री क्लेम करेगा और ईएमआई का रूल बोलता है तुम अब तक ओनर बने ही नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या बोल रहा है? अरे सर 10 साल में आप ईएमआई चुकाएंगे, तो 10 साल तो आप एसेट को यूज करेंगे ना, तो हिसाब से डेप्री आप ही को क्लेम करना चाहिए। तो सिचुएशन तो बोल रहा है कि तुमको करना चाहिए। क्या किसको माने? सिचुएशन को मानिए सर। ठीक बात। ये वाला फॉर्मेट ये बोलता है। मेनली इतने प्रिंसिपल है। तो कितना प्रिंसिपल पढ़े हम लोग? 10। नंबर 1 पढ़े हम लोग डबल एंट्री कंसेप्ट। नंबर 2 पढ़े हम लोग एविडेंस। नंबर 3 पढ़े हिस्टोरिकल कॉस्ट। नंबर 4 पढ़े रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नंबर 5 पढ़े एक्रूअल या मैचिंग कंसेप्ट। नंबर 6 पढ़े फुल डिस्क्लोजर। नंबर 7 पढ़े मटेरियलिटी। नंबर 8 पढ़े कंसिस्टेंसी। नंबर 9 पढ़े प्रूडेंस और नंबर 10 पढ़े सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये 10 ही याद रखिए। सर क्या यहाँ पे एग्जाम में कभी बोलेगा राइट ऑल 10? कभी नहीं बोलेगा, लेकिन एजम्पशन में बोलेगा। हाँ बिल्कुल बोलेगा, राइट ऑल द एजम्पशंस। तो आपको 3 एजम्पशन याद रखना, ठीक है? लेकिन आपको प्रिंसिपल में कभी सारा नहीं बोलेगा, कोई 2 या 3 दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन। तो जो बात आपको हम पहले मीनिंग में बोला और बाद में एग्जाम्पल में बोला, वही आपको लिख के आना, ठीक है? अगला थ्योरेटिकल टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस 10 मिनट का और खत्म है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सर ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एक डिपार्टमेंट था, कहाँ गया उसका नाम? एक और नाम था, कहाँ गया वो नाम? नेशनल अकाउंटिंग करके कुछ था, नाम यहाँ मिल नहीं रहा मुझे। हाँ, नेशनल अकाउंटिंग बोर्ड, NAB, नेशनल अकाउंटिंग बोर्ड और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये लोग मिलके इंडियन गवर्नमेंट को हर टाइम कोई ना कोई जो ऐसा कोई टॉपिक है अकाउंट्स का जिस पे लेके बहुत कंफ्यूजन है या जिसको लेके एक पर्टिकुलर रूल होना जरूरी है, तो ये लोग वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या गाइडलाइन बना के देते हैं। रूल नहीं है, गाइडलाइन है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉलो करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या नेशनल अकाउंटिंग बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है कि इस टॉपिक पे ये गाइडलाइन बना दिए, लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। उस गाइडलाइन को बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? ताकि देश में यूनिफॉर्मिटी रहे, सारे अकाउंट्स उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाए ताकि इजीली कंपैरिजन हो सके, इजीली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड क्यों आया? सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि लोग अकाउंट्स को अलग अलग वे में बना रहे थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी जज नहीं कर पा रहे क्या सही है और क्या गलत है, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब रीजन से
आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ा। सर इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने? अब तो बहुत कुछ बदल गया है। इंडिया में पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी क्या आ गया है? इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और धीरे धीरे हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं? सर हम लोग मूव कर रहे हैं IFRS की तरफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो फिर ये भी इंटरनेशनल इंडियन सब सेम हो जाएगा? सुनो, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता था पहले, अब धीरे धीरे हम लोग इंडिया की तरफ मूव कर गए, अब इंडिया फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में बहुत सारा देश है जो IFRS फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल। इंडिया बोलता है पूरी तरीके से अपने को IFRS कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा देश अलग सोच का तरीका फॉलो करता है, हमारे यहाँ सिचुएशंस अलग है, तो जो एग्जैक्टली दुनिया फॉलो करता है हम लोग वही नहीं कर सकते। बट येस वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मॉडिफाई आवर अकाउंटिंग इन सच अ वे कि हम लोग उसके नियरर पहुंच सके, क्लोज एनफ हो सके। जैसे दुनिया में एग्रीकल्चर को लेके अकाउंट्स का पूरा रूल है, इंडिया में कुछ नहीं है। दुनिया में एम्प्लॉय को भी एसेट माना जाता है, इंडिया में नहीं माना जाता। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है हम मानेंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं एम्प्लॉयज को एसेट की तरह, क्योंकि वो हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमंस का वैल्यूएशन नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन करना गलत बात हो। एक आदमी को हम बोले तुम्हारा कीमत 10 लाख है, ये गलत बात है, क्योंकि प्राइसलेस होते हैं एम्प्लॉयज। इंडियन अकाउंटिंग मानता है इस बात। तो पॉइंट इतना ही है कि हम लोग नियरर जाने का कोशिश करें, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो। लेकिन आपके सिलेबस में अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, इंड एएस नहीं आया अब तक। तो आपके सिलेबस में जो है ये रहा लिस्ट। सर पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2-3 तो नाम बोल रहे हैं, वो याद कर लेना एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो बताता है इंडिया में अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या क्या डिस्क्लोजर देना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 याद कर लो, जो बोलता है इन्वेंट्रीज का वैल्यू कैसे लो। हम आपको बार बार बोलता है ना एक बात, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, बोलता है ना स्टॉक का कैलकुलेशन में। हाँ। तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बात बताता है, वहीं से हम लोग आपको बताते हैं। ये लाइन यहाँ लिखा हुआ, किस एसेट का कैलकुलेशंस कैसे होना चाहिए वैल्यू निकालते वक्त, वो भी ये बताते हैं। तो ये सब चीज आपको ये एस बताते हैं। एस 10 याद कर सकते हो, फिक्स एसेट को लेकर है। ये 3 नाम याद रखो, आपका बहुत काम है। 1, 2 और 10। 1 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और 10 है अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट। 3 नाम याद रख लो, आपका काम हो जाए। बात कर इतना ही थ्योरी आपके काम का है, जबकि एग्जाम में पूछ सकते।